वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी हिंदी भाषा और साहित्य ख जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ से यूनिट 4 से जो आपकी कविता है तोड़ती पत्थर, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, इसकी हम इजी व्याख्या देखने वाले हैं। जी हिंदी बी आपका सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम से। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप जो है सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय बताने वाला हूं। तो देखो, जैसी हम इज्जत तुलसीदास जी की करते हैं उसी लेवल के कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो ये पंडित राम सहाय तिवारी जी के बेटे थे। इनका जन्म 1897 में बंगाल की रियासत में जो है मेदिनीपुर में हुआ। बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो छोटी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को मतलब छोटी छोटी मोटी नौकरी ये शुरू से ही कर रहे थे। इतनी ज्यादा कोई लग्जरी इनके पास नहीं थी। बचपन से ही इन्होंने बहुत दुख देखे थे। और सामंत वर्ग अपने कर्मचारियों से भी अधिक जुल्म किसानों पर करता था। और निराला ने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने, यानी कि देखो, ये जो निराला जी थे ये दलितों का जो जो गरीब किसान है उनको हमेशा से ये सपोर्ट करते थे। उनके लिए हमेशा इनकी हमदर्दी होती थी, क्योंकि उन्होंने खुद भी वो सारी चीजें फेस कर रखी थी। कोई सुख सुविधाएं नहीं थी इनके पास, बचपन से ही सुख सुविधाओं का अभाव था। 3 वर्ष की आयु में ही माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। तो आप ये समझो कि जब ये 3 साल के थे तो इनकी मदर जो है उनकी डेथ हो गई थी। और 20 साल के जब ये हुए तो फादर की भी डेथ हो गई। तो आप ये सोचो कि बचपन से ही ये कितने ज्यादा जो है तकलीफ में थे। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा, यानी कि अपने बच्चे पालने के साथ साथ बाकी के लोगों का भी घर खर्च यही चलाते थे। और पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो एक महामारी फैल गई थी उस टाइम पे। तो उसमें ना सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। यानी कि महामारी की चपेट में आकर इनकी पत्नी मनोहरा देवी और चाचा और भाई और भाभी, ये भी इनकी भी डेथ हो गई थी। आप सोचो इनके परिवार में इन्होंने कितने दुख देखे हैं, इतने परिवार वालों की डेथ देखी है इन्होंने। अब बाकी का जो भाई कुंडवा बच गया, यानी कि जो बाकी परिवार के लोग बच गए, उसको उठाने में महिषा दल की नौकरी अपर्याप्त थी। फिर भी निराला ने इस क्षीण सहारे को ग्रहण किया। अपने श्रम पर विश्वास रखने वाले निराला अपने सम्मान के प्रति सचेत थे। यानी कि ये जो इतना बोझ उनके ऊपर आया, जो नौकरी वो करते थे उससे पूरा तो नहीं पढ़ पाता था, फिर भी किसी तरीके से निराला जी ने अपनी जिंदगी को काटा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखा। और इसके बाद का सारा जीवन आर्थिक संघर्ष, ये भाई पारिवारिक तो दुख देखे ही देखे इन्होंने, आर्थिक संघर्ष भी कम नहीं थे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, ठीक है, निराशा आती रही, हर तरीके के मोड़ इन्होंने देखे अपने लाइफ में। निराला जी के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने जो है कभी कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज करके कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, इन्होंने संघर्ष को ही अपनाया। तो अंतिम दिनों में वे शरीर से बेहद जर्जर हो गए थे, यानी कि जब वो बूढ़े हो गए थे तो बहुत पतले हो गए थे। मानसिक असंतुलन के भी क्षण आते थे, यानी कि कभी कभी मेंटली भी वो बहुत ज्यादा हिल जाते थे। हर्निया आदि रोगों से भी पीड़ित थे, यानी कि हर्निया नाम की बीमारी भी थी उनको। और दारागंज मोहल्ले में अंग्रेजों के बनाए राय साहब की विशाल कोठी में ठीक पीछे सीलन और अंधकार से भरी एक कोठरी में इनका जो है जीवन का अंत हुआ। यानी कि एक कोठरी में ये रहते थे। 5 अक्टूबर 1961 को ही इनकी डेथ हो गई। तो ये इनके जीवन की दुख भरी कहानी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने बचपन से ही साहित्य में अपना इंटरेस्ट दिखाया था, यानी कि लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था इनका। और बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक के सफर में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी भाई। और आज पूरा भारत इनको जानता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से। और इनकी कविताओं में एक दर्द होता है, एक वीरता होती है, एक दिल को छू देने वाली लाइनें होती हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं में भी इन्होंने काम किया था। मैं आपको इनकी रचनाएं बता देता हूं जो मेन मेन इन्होंने लिखी हैं। काव्य की बात करें तो अनामिका, परिमूल, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, कुकुरमुता, बेला, अर्चना, आराधना, गीता कुंज, नए पत्ते, जूही की कली। उपन्यास जो है इनके वो है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और चमेली। कहानी है जो इनकी लिली, सखी, सुकुल की कवि आदि। रेखा चित्र है इनका कुल्ली, बिल्लेसुर, बकरिया आदि। जीवन साहित्य है महाराणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म आदि। आलोचना और निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। पद्म प्रबंध, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रबंध करके इन्होंने जो है निबंध लिखे हैं। तो ये आप याद रखना। और इनके लिए एक ट्रिक ये है कि इनके जो काव्य और ज्यादातर रचनाएं हैं ना, वो ऐसा है जैसे कोई लड़की का नाम हो। अनामिका, अर्चना, आराधना, गीतिका, प्रभावती, अलका, अप्सरा, चमेली, यानी कि आप इस तरीके से भी ये याद रख सकते हो।
इनकी काव्य भाषा जो है भाई वो बहुत ही सरल है, आपको सीधा समझ में आ जाएगी। शुद्ध खड़ी बोली का यूज किया है इन्होंने बहुत अच्छे से। बहुत सारी कविताओं को ये बचपन से पढ़ते थे और उनकी कविताओं में बनावटीपन की जगह असलियत झलकती है, यानी कि वो थोड़ा फिक्शनल ना लिखते हुए नॉन फिक्शनल ज्यादा लिखते हैं। उनकी जो कविताएं होती है रियलिटी ज्यादा होती है उसमें। तो जिस समय वे कविताएं लिख रहे थे, मतलब उस समय अंग्रेजी में कविताएं लिखने का बोलबाला था। तो निराला जी जिस टाइम पे कवि थे, बहुत अपने चरम पर थे, तो उस टाइम पे अंग्रेजी कविताएं ज्यादा चलती थी। लेकिन सूर्यकांत जी ने हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व दिया और वो हिंदी भाषा को हर घर में फैलाना चाहते थे और अपनी कविताओं के जरिए वो कुछ सच्चाई दिखाना चाहते थे। अब मैं आपको जो आपके सिलेबस में कविता है तोड़ती पत्थर, उसके बारे में बताता हूँ। वह तोड़ती अट्टालिका से लेकर प्राकार। तो व्याख्या ऐसी है कि इस कविता में मेहनत कश वर्ग के जीवन, यानी कि जो लोग मेहनत करके अपने जीवन को चलाते हैं, वो उनके बारे में बताया जा रहा है और जीवन की सच्चाई जो है उनकी वो दिखाए हैं यहाँ पे। मतलब जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और कवि कहता है कि मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई मेहनत करने वाला होगा, उनको इन्होंने इलाहाबाद के एक रास्ते में पत्थर तोड़ते देखा। यह वही इलाहाबाद है जहां पर नेहरू जैसे युवा नेता निर्धन पराधीन भारतीयों के नेता हैं, जहां पर पराधीनता शोषण मिटाने के लिए तरह तरह के उद्योग किए जा रहे हैं। यह वही इलाहाबाद है जहां पर नदियों का संगम है, मुक्ति का केंद्र, ईश्वरीय शक्ति का मठ है। यानी कि वो बताते हैं इलाहाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रधानमंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ से निकले और ये एक यहाँ पे अलग अलग नदियों का जो है भाई वो संगम होता है। तो इतना सुंदर शहर इलाहाबाद, लेकिन यहाँ पे ये वो बताते हैं किंतु दोनों शक्तियों की उपस्थिति के बावजूद भी शोषण, वह मजदूर स्त्री जहां पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वहां पर कोई छायादार वृक्ष नहीं था। वो कहते हैं इतना प्राचीन शहर जिसका इतना नाम है, फिर भी वहां पर जो एक स्त्री जो मजदूरी कर रही है, जहां पर बैठकर वो पत्थर तोड़ रही है, वहां पे कोई पेड़ तक नहीं है जो उसको छाया दे, यानी कि वो धूप में परेशान हो रही है। यदि कुछ था, ठीक है, वह था सुख सुविधाओं से सुसज्जित आलीशान भवन, किंतु उसके लिए व्यर्थ कठिन परिस्थिति में भी वह श्याम शरीर वाली मजदूर स्त्री अपने हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार करके पत्थर तोड़ती रही। वो कहते हैं कि मैंने जब देखा वहां पे आलीशान घर भी बहुत सारे थे, लेकिन उनके कुछ दूरी पर ही जो ये महिला है, जो कि बहुत रंग में काफी डार्क थी, मजदूर स्त्री थी, उनके हाथ में हथौड़ा था, पत्थर को बार बार वो प्रहार करके तोड़ रही थी। गुरु हथौड़ा से एक तरफ हथौड़े के भारी होने का भाव प्रकट होता है, तो दूसरी ओर हथौड़े से जीवन जीने का सबक भी हासिल होता है। और हथौड़ा एक गुरु है, यानी कि हथौड़ा ही हमें एक गुरु की तरह है, यानी कि हथौड़े से ही वो अपनी जीविका चला रही है, हथौड़े से उसकी लाइफ चल रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हथौड़े के बारे में और उस स्त्री के बारे में हमें कवि निराला जी यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे है, चढ़ रही थी से लेकर प्रायः हुई दोपहर। तो इसमें बता रहे हैं कवि निराला जी की गर्मियों का टाइम था, बहुत ज्यादा कड़क गर्मी हो रही है एकदम। सुबह की गर्मी तो बहुत तीखी होती है, धूप जो होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है भाई। सुबह से शाम तक धरती सूर्य की लौ में जलती रही। जिस प्रकार आग के ढेर में थोड़ी सी रुई क्षण भर में, देखो आग में आप रुई फेंकोगे ना, वो क्षण भर में जलकर राख हो जाएगी। उसी प्रकार सूर्य की तेज में धूप में धरती जल रही है, उसी तरीके से जैसे रुई जल जाती है। पूरे वातावरण में धुंधी धुंध थी, हवाएं आग की लपेट के समान चल रही थी, लू चल रही है भाई, गर्म हवाएं, एकदम ऐसे लग रहा है आग बरस रही है। तो ऐसे धीरे धीरे ये सब चल रहा है। दोपहर का समय आया, किंतु फिर भी वह मजदूर स्त्री इस भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ती रही। वो बता रहे हैं कि भाई वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी गर्मी में भी वो पत्थर तोड़ रही है। राम की शक्ति पूजा का अंधेरा व्यवस्था जनित है, तो तोड़ती पत्थर का ताप भी पूंजीपति वर्ग से मिली यातना की पीड़ा है। यानी कि वो कहते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, वो उनका शोषण करते हैं, उनके साथ यातना करते हैं, उनको रेस्ट भी नहीं दे रहे और सिर्फ उनसे काम करवा रहे हैं ताकि वो अपना लाभ कमा सकें। तो ये गरीब जो मजदूर वर्ग है, जो जिसका शोषण हो रहा है, वो बहुत परेशान है। फिर आगे है, देखते से लेकर देखा देखा रोई नहीं। कवि कहते हैं कि जब वह पत्थर तोड़ रही थी तो मैंने उसे देखा, ठीक है, परंतु उसने भी मुझे देखा और उस भवन की ओर भी देखा तो उसके बगल में खड़ा था उपेक्षित और खंडित भाव से। वो कहते हैं कि मैं वहां पे होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, वो ये सब देखकर भी अनदेखा कर गई और सारा व्यापार ऐसे घटित हो रहा था जैसे कोई नहीं देख रहा। यानी कि हम एक दूसरे को देख रहे थे, मुझे पता है वो मेहनत कर रही है, वो परेशान है, वो मुझे देख रही है, बट हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। और ये स्थिति वैसे ही थी जैसे कोई मार खाकर भी ना रो पाए, यानी कि एक दूसरे को वो अपने भाव बताना चाहते थे। निराला जी भी परेशान थे अपनी लाइफ से, वो लड़की, वो स्त्री जो मजदूर स्त्री है वो भी परेशान थी, लेकिन दोनों कभी बात नहीं कर पा रहे थे।
तो ये जो कामगार मजदूर होते हैं, जिन वस्तुओं को बनाते हैं उसमें अपने जीवन का प्रत्येक अंश और प्रत्येक सांस लगा देते हैं। यानी कि मजदूर लोग अगर पत्थर तोड़ के कुछ बना रहे हैं ना, वो अपनी जान लगा देते हैं, वो अपना खून पसीना एक करके उस वस्तु को बनाते हैं। और जब वह वस्तु जब बनकर तैयार हो जाती है तो उससे दूर हो जाती है। यानी कि मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग मजदूर बना रहा है, तो भाई वो अपना सब कुछ लगाता है उसमें, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो वो बिल्डिंग उससे दूर हो जाती है। उस मजदूर को दोबारा थोड़ी कोई इस बिल्डिंग में घुसने देगा। यानी कि बस यही है कि भाई रोना आता है कि मतलब कोई चुप कराने वाला नहीं है, कोई दिलासा देने वाला नहीं है। मजदूर लोग जो है उनका जीवन बहुत ज्यादा कठिनाई में बीतता है, और इस पत्थर समाज में मजदूर वर्ग को अपने आंसू खुद ही पहुंचने पड़ते हैं। भाई कोई मजदूरों की केयर नहीं करता, खुद ही वो रोते हैं, खुद ही आंसू पहुंचते हैं। मार खाने के बावजूद भी वो रो नहीं पाते हैं। यानी कि किसकी मार? जो उनके साथ जो ये सब हो रहा है भाई, एक मार है एक तरीके की। सजा से लेकर सहज फिर जो कहा, तो इसमें ये बताया जा रहा है, इस लाइन में कवि कहता है कि उस मजदूर स्त्री को ऐसी खराब परिस्थितियों में पत्थर तोड़ते देख मेरे मन में एक हलचल हो गई भाई, एक तिलमिला देने वाली बेचैनी हो गई कि भाई मैं उसको देख नहीं पा रहा था ये सब करते हुए, जैसे वह कांप रही है। यह सब सब अनुभव मुझे हो रहा था कि मतलब कि इतने पसीने आ रहे हैं उसे, इतनी मेहनत कर रही है, कुछ पसीने धरती पर गिर रहे हैं, परंतु फिर भी वह लगातार लगकर पत्थर तोड़ते जा रही है, तोड़ते जा रही है। और जैसे वह कह रही हो, हाँ देखो मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। यानी कि बहुत ज्यादा संकट में थी वो। तो ये व्याख्या थी। आई होप आपको इजीली समझ आ गई होगी। मजदूर स्त्री के बारे में कविता है। आप अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।